नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। वो टॉपिक क्या है हमारा कि क्वांटम थ्योरी ऑफ अल्फा पार्टिकल डिसइंटीग्रेशन। यानी कि अल्फा पार्टिकल जो डिसइंटीग्रेट होता है, सिंपली क्या होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में कुछ पार्टिकल स्पॉन्टेनियसली बाहर निकलते हैं। उनमें से एक पार्टिकल होता है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल स्वतः ही जो आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है उसमें से जो बाहर निकलता है, उसके लिए कई थ्योरी डिजाइन की गई है, जिसमें से बहुत ही फेमस और स्पेसिफिक थ्योरी है वो क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी है। देखो एग्जैक्टली अपन क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी का यूज करके इस अल्फा डिसइंटीग्रेशन को एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1928 में ये थ्योरी जो है वो प्रोड्यूस की गई थी, अल्फा डिसइंटीग्रेशन की क्वांटम थ्योरी। वो क्या थी कि जॉर्जी गैमो, ये एक साइंटिस्ट है। नेक्स्ट है आपके RW जो है वो R.W. गुरोनी, ये आपका साइंटिस्ट है, और E.U. कंडोन, ये तीन साइंटिस्ट है। इन तीनों ने मिल करके उन्होंने इस थ्योरी को सॉल्व किया, ठीक है। और उन्होंने क्या शो किया, उन्होंने ये शो किया कि शो दैट द अल्फा पार्टिकल डीके कैन बी अंडरस्टूड, यानी कि अल्फा पार्टिकल का जो डीके होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में, उसको हम समझ सकते हैं किससे, इन टर्म ऑफ क्वांटम मैकेनिकल, यानी कि क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी या क्वांटम मैकेनिक्स के टर्म में हम इसको समझ सकते हैं। दे ऑफ बैरियर पेनिट्रेशन, और वो भी किस थ्योरी में, पेनिट्रेशन की थ्योरी के अंदर हम समझ सकते हैं, मतलब आर पार निकलने की क्वांटम जो थ्योरी होती है उससे हम उसको समझ सकते हैं। देखो एग्जैक्टली हम फर्स्ट देखते हैं न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। देखो सिंपली क्या होता है, हमने जब तक अब तक जो स्टडी किया है वो क्या कहता है कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और वो दोनों जो है वो उस न्यूक्लियस के अंदर बहुत टाइटली बाउंडेड होते हैं, ठीक है। उनके द्वारा जो फोर्स प्रोड्यूस होता है वो न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। और उस न्यूक्लियस में से जो पार्टिकल बाहर निकलता है अल्फा पार्टिकल, असल में न्यूक्लियस में पहले अल्फा पार्टिकल जनरेट होता है, ठीक है, जिसके अंदर दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन बन के अल्फा पार्टिकल बनता है। और वो अल्फा पार्टिकल बन करके वो क्या होता है, वहां से मतलब डिसइंटीग्रेट होता है या बाहर निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अल्फा पार्टिकल इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव फोर्स। हमने अब तक क्या एक्सपीरियंस किया कि अल्फा पार्टिकल अगर न्यूक्लियस के अंदर रहता है तो न्यूक्लियस के अंदर वो किस प्रकार का फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मतलब उसमें अट्रैक्शन होता है। न्यूक्लियस हमेशा अल्फा पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। फोर्स इज कॉल्ड द न्यूक्लियस फोर्स, और वो उस टाइप के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। एंड और आपका क्या है, आउटसाइड द न्यूक्लियस, और अगर अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर निकल जाता है, ठीक है, उस स्थिति में क्या होगा कि एक्सपीरियंस कूलम्बिक रिपल्सन, और अगर वो न्यूक्लियस से बाहर निकल गया है तो वो किस प्रकार का फोर्स अनुभव करेगा, वो करेगा कूलम्बिक फोर्स। और कूलम्बिक फोर्स क्या होता है कि समान आवेश के जो भी मतलब आवेशित जो भी पार्टिकल मान लो, वो हमेशा क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस कूलम्बिक रिपल्सन ड्यू टू रेजिडुअल न्यूक्लियस। रेजिडुअल न्यूक्लियस का मतलब है, मान लिया यूरेनियम का जो हमारा रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का कोई न्यूक्लियस है, उसमें से कोई अल्फा पार्टिकल बाहर निकलाएगा तो क्या होगा, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव होता है और हमारा न्यूक्लियस भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। तो ये जो जहां से जिस सब्सटेंस में से, जिस न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल निकला है, वो बचा हुआ सब्सटेंस रेडियो सब्सटेंस कहलाता है, ठीक है। तो रेजिडुअल न्यूक्लियस से क्या करेगा, वो वहां से कूलम्बिक रिपल्सन होगा। और जब अल्फा पार्टिकल वहां से निकल जाएगा उस न्यूक्लियस में से, तो उस न्यूक्लियस में से जो एटॉमिक नंबर उसका जो होता है आपका, या फिर उसको अपन जेड प्रोटॉन नंबर कहते हैं, वो 2 उसमें से कम हो जाएगा। रेजिडुअल क्या होगा, Z-2, अल्फा क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, उसमें 2 प्रोटॉन है इसलिए। अब देखो ये तो एग्जैक्टली सिंपल एक्सप्लेनेशन हुआ। इस एक्सप्लेनेशन को असल में हमने इस डायग्रामेटिक फॉर्म में उसको डिजाइन किया। हमने क्या डिजाइन किया कि मान लिया ये जीरो जो है असल में ओरिजिन है, वो हमारे न्यूक्लियस का केंद्र बिंदु है, जहां से न्यूक्लियस की रेडियस स्टार्ट होगी, मतलब त्रिज्या स्टार्ट होगी, ठीक है। और कोई पॉइंट R है, कैपिटल R है, ये शो करता है कि न्यूक्लियस के केंद्र से लेकर के न्यूक्लियस की परिधि, जहां पर तक न्यूक्लियस बना हुआ है, वो जो दूरी है असल में क्या है, वो कैपिटल R है, ठीक है। और वो कह रहा है कि इस R के इस तरफ तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, और R के इस तरफ जो है वो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर नहीं, मतलब अगर वो अल्फा पार्टिकल इधर है मतलब वो न्यूक्लियस के अंदर है, अल्फा पार्टिकल इधर है R के, इसका मतलब क्या हुआ, वो न्यूक्लियस के बाहर है, ठीक है। तो
हम देखते हैं कि आउटसाइड द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर रेडियस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल एट वेरियस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ एटम, यानी कि अगर अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की रेडियस से बाहर निकल जाता है अगर, तो क्या होगा, वो कूलम्बिक रिपल्सन को अनुभव करेगा। और कूलम्बिक रिपल्सन के लिए असल में हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में अलग से एक फॉर्मूला है जिसे पोटेंशियल, विभव का फॉर्मूला कहते हैं। वो एक्चुअली इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। पोटेंशियल है ना, किसी भी डिस्टेंस r दूरी के साथ जो भी वेरी हो रहा है वो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, सिंपली अपन k कहते हैं, ठीक है। और 2 वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। तो Q1 मतलब क्या हुआ, पहले का आवेश हुआ, ठीक है। तो पहला जो अल्फा पार्टिकल उस पर कितना आवेश है, तो कितने प्रोटॉन है उसके ऊपर, 2 प्रोटॉन है, 2 लिख दिया मैंने। और जो दूसरा होगा उसमें क्या होगा, Z-2 होगा, क्योंकि इसमें से प्रोटॉन क्या हो गया, बाहर आ गया है, तो वहां क्या होगा Z-2, और दोनों पे चाहे E और E है अगर, तो वो E स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल एक फॉर्मूला है हमारा पोटेंशियल का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि फॉर r लेस देन r, मतलब देखो यहाँ जो स्मॉल r है वो सिंपल एक दूरी बता रहा है, किसकी, अल्फा पार्टिकल की न्यूक्लियस के केंद्र से, ठीक है। और जो आपका कैपिटल R है वो क्या शो करता है, न्यूक्लियर की वो अंतिम रेडियस का पॉइंट, ठीक है। ये कंडीशन क्या ले रहा है कि r लेस देन r, मतलब कि जो हमारा अल्फा पार्टिकल है वो इस r से यहाँ पर है, मतलब अल्फा पार्टिकल की दूरी है ना, स्मॉल r जो है वो आपके अल्फा पार्टिकल की दूरी है। तो अल्फा पार्टिकल अगर इस दूरी से इधर है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है, तो फोर्स सडनली चेंज, यानी कि बल अचानक परिवर्तित हो जाता है, कब, इनटू एन अट्रैक्टिव पोटेंशियल BCD लाइन। यानी ये कह रहा है कि अगर इस पॉइंट पे देखो, ये क्या कह रहा है, अगर अल्फा पार्टिकल इस पॉइंट पर होता है, R पर होता है, तो R के थोड़ा सा इधर होते क्या होता है, अल्फा पार्टिकल पर अट्रैक्टिव फोर्स लगने लग जाता है, और इधर होते क्या होता है, रिपल्सन फोर्स लगने लग जाता है। इसका मतलब क्या है, ये जस्ट एक टर्निंग पॉइंट है, इस पॉइंट से डिसाइड होता है कि अल्फा पार्टिकल पर कौन सा फोर्स लगेगा, कौन सा बल लगेगा, ठीक है। वो एग्जैक्टली शो कर रहा है कि वो जो लाइन है BCD लाइन, यानी कि B आपका, ये आपका C और ये D, ये एक ऐसी लाइन है जो ये शो कर रही है कि अल्फा पार्टिकल पर कौन सा बल लगेगा, वो यहाँ से पता लगेगा हमें, ठीक है। अब कह रहा है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव पोटेंशियल स्लोप ऑफ कर्व इज वेरी स्टेप पॉजिटिव, यानी ये कह रहा है कि हमको पता है कि इसके लेफ्ट अट्रैक्टिव होगा, इसके राइट क्या होगा, रिपल्सिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्लोप है ना वो अचानक से हमारे फोर्स में परिवर्तित उत्पन्न कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना, ये जो हमारी जो वॉल होगी या दीवार होगी या जो पोटेंशियल होगा वो बहुत ही स्टिफ होगा, मतलब स्टिफ का मतलब होता है खड़ी होना, मतलब बहुत ही शार्प खड़ी है एक तरफ से, ठीक है। कि अचानक इससे क्या हो रहा है, मान लिया कोई भी अपन एग्जांपल लेते हैं कि एक दीवार है, इस दीवार के अगर आप इधर गिरोगे तो क्या होगा, अचानक से आप में अलग परिवर्तन होगा, और आप इधर क्या होगा, अचानक से परिवर्तन मतलब क्या होगा कि ये जो दीवार है वो बहुत ही खड़ी है, मतलब बहुत ही स्टिफ की हुई है, ठीक है, पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि द ट्रांजिशन फ्रॉम रिपल्सिव कूलम्बिक पोटेंशियल टू अट्रैक्टिव पोटेंशियल इन न्यूक्लियस टेक प्लेस एट न्यूक्लियस सरफेस। ये कह रहा है कि ये जो रेडियस की जो लिमिट है, यानी कि ये त्रिज्या की, न्यूक्लियस की त्रिज्या की जो लिमिट है, असल में वो क्या होगा, वो हमारे न्यूक्लियस का जो भी, मान लिया न्यूक्लियस अगर गोल है अगर, तो उसका सरफेस होगा, उस सरफेस से क्या होगा, इधर अट्रैक्टिव और इधर रिपल्सिव होगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ कि सरफेस R इक्वल टू R और इनकी वो कौन सी स्थिति होगी, वो एग्जैक्टली ये वाली स्थिति होगी, ठीक है। R इक्वल टू R मतलब R स्मॉल का मतलब क्या है, अल्फा पार्टिकल की स्थिति, और R का मतलब क्या है, न्यूक्लियस का सरफेस है, न्यूक्लियस की आप लास्ट पॉइंट है ना उसके सरफेस का, ठीक है, ठीक है। एट वेयर कूलम्बिक पोटेंशियल हैव वेरी लार्ज वैल्यू, और उस पॉइंट पर कूलम्बिक जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। जैसे मैंने कहा पॉइंट B, यानी कि देखो इस पॉइंट के ऊपर B पॉइंट पर क्या होगा, कूलम्बिक पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा। तो हमने क्या किया, सिंपल हमने पहले एक्सपीरियंस किया, उसके बेसिस पर हमने ये डायग्राम बनाया, ठीक है, कि यहाँ पर बहुत हाई पोटेंशियल है, इधर से इधर करते अट्रैक्टिव हो जाएगा, इधर करते क्या होगा, रिपल्सन होगा, बाहर की तरफ वो कूलम्बिक वाला एक्सपीरियंस होगा, उसको इस फॉर्मूले से हमने इस प्रकार डिजाइन कर दिया उसको हमने, ठीक है। और अंदर कैसा अट्रैक्टिव फोर्स कैसा होगा, हमारे पास इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, इसलिए हमने इसको लेफ्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली ये कह रहा है कि जो कूलम्बिक पोटेंशियल वाली जो स्थिति है, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर अल्फा पार्टिकल पर कूलम्बिक पोटेंशियल क्या होगा,
सिंपल देखो एग्जैक्टली मैंने इसी फॉर्मूले को r को रिप्लेस कर दिया है इस कंडीशन से r इक्वल टू r, यानी कि अल्फा पार्टिकल का r मतलब एग्जैक्ट न्यूक्लियस की सरफेस पर होगा, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या होगा, v कोष्टक r, सिंपल सेम फॉर्मूला है, बस r की जगह r लिख दिया है और वहां से मैंने क्या किया है, इस r की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। सिंपल फॉर्मूला है, मैंने इसको बस इधर भेजा, सुनो नहीं इधर भेजा, ठीक है। अब देखो, अब फर्स्ट हम पता लगाते हैं कि मान लिया कोई भी अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस से अगर बाहर आ जाता है, ठीक है, मतलब पेनिट्रेट करता है, क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से वो पार्टिकल नहीं आ सकता। तो देखो यहाँ आप नोटिस कर रहे हो कि एक पार्टिकल जो है वो यहाँ से बाहर आना चाह रहा है, ठीक है। तो इस पार्टिकल की जो एनर्जी है, इसकी एनर्जी मान लेते हैं, वो एनर्जी इस पोटेंशियल से कम है। अगर इसकी एनर्जी पोटेंशियल ज्यादा होता क्या होगा, वो पार्टिकल यहाँ से आएगा और पार हो जाएगा, उसको इस पोटेंशियल से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पोटेंशियल जो पार्टिकल है वो लो पोटेंशियल, मतलब इधर पोटेंशियल से कम एनर्जी से आ रहा है, इसका मतलब वो इस पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये पार्टिकल यहाँ से पास होगा या नहीं होगा। यानी कि सिंपल है, न्यूक्लियस जो होता है हमारा, ठीक है, उसके अंदर अल्फा पार्टिकल है, उसकी एनर्जी इस न्यूक्लियस से बाहर निकलने के बराबर नहीं है, मतलब इतनी एनर्जी नहीं कि बाहर निकल सकता है। फिर भी क्या वो उससे बाहर निकल सकता है या नहीं निकल सकता है, ये एग्जैक्टली अपने क्वांटम मैकेनिकली स्टडी की है। देखो, उसको सॉल्व करने से पहले हम एक थोड़ा न्यूक्लियर फिजिक्स के नजरिए से हम देखते हैं कि असल में इसको किस प्रकार सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अगर मान लिया कोई भी पार्टिकल जो है उसकी एनर्जी जो है वो उस पोटेंशियल से कम है, यानी सिंपल बोल देता हूँ कि वो E जो है अल्फा पार्टिकल की एनर्जी वो लेस देन V0 है, ये वाला केस लेता, यानी कि यहाँ इस पॉइंट पर आ गए। तो देखो, अगर वो पार करता है, इनकेस अगर वो पार कर देता है तो पार्टिकल एक तरंग की तरह आएगा और वो यहाँ से इस पॉइंट से पार हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इस अल्फा पार्टिकल को इस न्यूक्लियस की रेडियस से निकलने के बाद भी कूलम्बिक पोटेंशियल को पार करना पड़ेगा और वो कूलम्बिक पोटेंशियल को बराबर पार करने का प्रयास करेगा यहाँ तक, और यहाँ तक अगर अपनी उसके पास इतनी एनर्जी बचे जितनी की ये पोटेंशियल वाली एनर्जी, इतनी एनर्जी बचे उसके पास, तो ही वो पार कर सकता है, ठीक है। देखिए देखो, अगर इसकी ये मान लिया वो न्यूक्लियस जो अल्फा पार्टिकल है वो यहाँ से पार होना स्टार्ट हुआ और वो इस पॉइंट तक पहुंचा, तब उसके पास एनर्जी, ठीक है, इस पॉइंट से कम है अगर, यानी कि मैं कहता हूँ कि अल्फा पार्टिकल की एनर्जी जो है ना ई अल्फा की, अगर वो बराबर हो जाती है किसके, इस पॉइंट पर VRC पॉइंट पर, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से वो पार हो जाएगा और नहीं बची उसके पास एनर्जी अगर, तो क्या होगा, वो वापस लौट जाएगा, ठीक है। तो मान लिया वो पार्टिकल अगर पार होता है, अगर अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस में से निकल जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो इस पॉइंट पर उसकी जो ऊर्जा है वो कम से कम इस पॉइंट के बराबर है, क्लियर हो। यही अपन कॉन्सेप्ट मानते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि ये वाली जो दूरी है उसके न्यूक्लियस सरफेस से लेकर के और उस पॉइंट तक, उस पोटेंशियल तक जहां से वो बाहर निकला है, ये कितनी होगी। इसे सिंपली अपन कह सकते हैं विड्थ ऑफ बैरियर फ्रॉम R इक्वल टू R टू R इक्वल टू RC, यानी कि ये जो बैरियर है, ये जो बाधा है, ये कितनी होगी, ठीक है। सिंपल न्यूक्लियर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से हम देखें, सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो पोटेंशियल के बराबर हो जाएगी, मतलब क्या हुआ, E अल्फा इक्वल टू VRC हो जाएगा। मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले में VR की जगह मैंने E लिख दिया, मतलब सिंपल पार्टिकल की एनर्जी E मान लो, E अल्फा लिख दो, ठीक है। और सेम यही फॉर्मूला ऊपर का ऊपर लिखा, इसको मैंने K में कन्वर्ट कर दिया और R की जगह क्या आ जाएगा, RC हो जाएगा, मतलब ये RC हो गया, ठीक है। और सिंपल मैंने क्या किया, RC की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर दिया। ऐसे मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो आपका एनर्जी जो है ना किसके बराबर हो गया, VRC, मतलब या इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उतनी ही हमारी एनर्जी किसकी है, अल्फा पार्टिकल की है, और जो RC जो है इज ए फंक्शन ऑफ E, मतलब एनर्जी का फंक्शन है, ठीक है। देखो ये दोनों चीज निकाल ली अपन ने, अपने को अगर ये वाला अंतर निकालना तो क्या करना पड़ेगा, RC की वैल्यू कहां से आएगी, 0 से लेकर RC तक आएगी, और R की वैल्यू कैसे आएगी, 0 से लेकर के R तक, तो इसको इसमें माइनस करते तो क्या होगा, इन दोनों के बीच की दूरी निकल जाएगी। सिंपल देखो, ये वाली दूरी कहां से कहां तक की है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की है, ये दूरी कहां से कहां तक की है, यहाँ से यहाँ तक की है। ये दूरी निकालने तो क्या करूंगा, इस लंबी वाली दूरी में से ये दूरी घटा दूंगा तो मुझे एग्जैक्टली ये वाली दूरी मिल जाएगी, क्लियर होगा। यही मैंने काम वहां किया, विड्थ ऑफ बैरियर, यानी इस बैरियर की मैं विड्थ निकाल रहा हूं कि कितना उसे अपने को प्रति वाला झेलनी पड़ेगी। देखो इधर RC माइनस R कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे देखो एग्जैक्टली इस फंक्शन में से ये वाला फंक्शन घटा दिया मैंने, और दोनों में देखो ऊपर वाला फंक्शन कॉमन है, ठीक है, उसको मैंने एग्जैक्टली बाहर ले लिया, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा,
यहाँ तो बचेगा V0, यहाँ बचेगा E आपका, तो 1/E माइनस आपका V0 हो गया। और सिंपल देखो इसको आप सॉल्व करोगे क्या होगा, तो आपका सेम आ जाएगा एग्जैक्टली आपका, ये करोगे V0 माइनस E, V0 माइनस E, नीचे के दोनों क्या होगा, दोनों गुणा में आएंगे, मतलब E यहाँ पर होगा और V0 को मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, सिंपल मल्टीपल में। ये देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ना एग्जैक्टली k.2z-2e²/v0, ये फॉर्मूला एग्जैक्टली देखो आपके r के बराबर है, ठीक है। मैंने देखिए एग्जैक्टली नेक्स्ट में क्या किया, r माइनस r से ये फॉर्मूला जो है इसको मैंने r लिख दिया और ये फॉर्मूला मैंने इस पर लिख दिया। अब देखो इस फॉर्मूले को अगर आप सॉल्व करोगे v0/e माइनस e/e क्या 1 हो जाएगा, r को आप गुणा कीजिए अंदर, इसको एग्जैक्टली आप सॉल्व करना है, ठीक है। rc की वैल्यू तो इस प्रकार फाइंड आउट होगी, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली अपन अभी तो हमने क्या किया, थोड़ा थ्योरेटिकली निकाला, हम इसको एग्जैक्टली थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिया यूरेनियम का, यूरेनियम 92 238, ठीक है। ये एग्जैक्टली डिसइंटीग्रेट हो रहा है, मतलब रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, ये थोरियम में कन्वर्ट हो रहा है और एक उसमें अल्फा पार्टिकल को लेफ्ट कर रहा है। सिंपल इसको हम कह सकते हैं एक जो आपका हीलियम है, ठीक है, 2 और आपका 4 हीलियम, ठीक है, विदाउट इलेक्ट्रॉन, है ना, या न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, है ना। तो देखो एग्जैक्टली इफेक्टिव न्यूक्लियर रेडियस, यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स में हम सिंपली न्यूक्लियस का रेडियस निकालने का एक सिंपली फॉर्मूला यूज करते हैं, r = r0 p⁻⁴, ठीक है। यहाँ कई जगह कैपिटल R0 होता है, कई जगह सिंपल R0 होता है, कई सिंपल स्मॉल r लिखा होता है, पर एग्जैक्टली कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ देखो एग्जैक्टली r बराबर क्या होगा, R0 का वैल्यू, R0 का एक वैल्यू कांस्टेंट होता है 1.5 × 10⁻15, मल्टीपल में क्या होगा, a⁻⁴ होगा, तो a क्या है आपका, एटम में कितना है 238 है, इसका पावर 1/3। मैंने इसको कंप्लीट सॉल्व नहीं किया, मैंने इसका आंसर डायरेक्ट लिखा है, वो होगा एक्चुअली आपका 9.3 10⁻15। इसको देखो एग्जैक्टली में लिखा है 9.3 fm, यहाँ fm का मतलब है फर्मी मीटर, मतलब 10⁻15 को अपन क्या लिखते हैं, फर्मी लिखते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ पर मुझे r का वैल्यू मिला, जो कि मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स के सिंपल फॉर्मूले से निकाला, ठीक है। एग्जैक्टली मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है आरसी की वैल्यू निकालना है मेरे को, या फिर इस बैरियर का बीच का अंतर निकालना है, वो एग्जैक्टली इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। तो सिंपल मेरे को पहले आर चाहिए था, मैंने एग्जैक्टली आर निकाल लिया, ठीक है, यहाँ पर निकाल लिया। मुझे क्या चाहिए, मेरे को असल में यहाँ पर V0 की वैल्यू और चाहिए मेरे को, ठीक है। V0 का मतलब क्या होता है आपका, सिंपल पोटेंशियल होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला एग्जैक्टली आपका सिंपल आपका ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें देखो मुझे क्या चाहिए, k की वैल्यू चाहिए, देखो मैंने सिंपल लिखा, k की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹, सिंपल हम यूज करते हैं। यहाँ देखो 2 सिंपल में वही लिखा है, और z-2 देखो यहाँ पे क्या था 92 था, ठीक है। मैंने क्या किया, इसमें से 2 जो है वो अल्फा पार्टिकल निकलने से क्या होगा, 2 इसका प्रोटॉन कम हो जाएगा, तो मैंने z-2 मतलब 90 लिख दिया, ठीक है। 92 - 2 मल्टीप्लाई e मतलब चार्ज, तो क्या होता है 1.6 × 10⁻19, और स्क्वायर का मतलब क्या होगा, मैं यहाँ पर इसका एग्जैक्टली स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। इसको एग्जैक्टली मैं स्क्वायर करूंगा, और देखो r, यहाँ r मतलब जो मैंने अभी रेडियस निकाला वो एग्जैक्टली मैंने यहाँ डाल दिया 9.3 10⁻15। आप एग्जैक्टली इस मैथमेटिक्स को सॉल्व करना, मैंने इसका राइट आंसर लिखा है, वो कितना आएगा 4.46 10⁻12 इन जूल आएगा। फिर मैंने क्या किया, इस जूल को कन्वर्ट किया मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में, या इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट किया। उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें इलेक्ट्रॉन को ऊपर गुणा करना है e को, और नीचे e की वैल्यू को भाग दे देना 1.6 10⁻19 का, तो आपका एग्जैक्टली आपका इस प्रकार आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली एनर्जी ऑफ इमिटेड अल्फा पार्टिकल की, देखो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे e भी चाहिए हमें, ठीक है। तो जो हमने ये वाला सब्सटेंस लिया, तो हमने क्या नोट किया, इस सब्सटेंस में जब थोरियम बनता है रेजिड्यूल आपका, तो उसमें अल्फा पार्टिकल जो निकलता है उसकी एनर्जी हमने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है ना। प्रैक्टिकली उसकी एनर्जी कितना आता है 4.3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट आता है, ठीक है। उस वैल्यू को एग्जैक्टली मैं पुट कर सकता हूं। तो सिंपल देखो पहले मैं आरसी की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। आरसी की वैल्यू क्या होगा आपका, V0 का वैल्यू आपका ये है ना, फर्स्ट V0 आपका कितना 28 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट हुआ, फिर आपका अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कितना 4.3 हुआ, मल्टीप्लाई आपका r मतलब न्यूक्लियर का रेडियस कितना 9.3 हुआ। इसको सॉल्व किया तो एग्जैक्टली कितना है 60.6 f, ठीक है, मतलब फर्मी है आपका, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे एग्जैक्टली इनका डिफरेंस चाहिए, RC अपॉन R का, तो मेरे पेरे का डिफरेंस आ जाएगा, तो RC माइनस R, RC का वैल्यू कितना है आपका 60.6, और आपका R का वैल्यू कितना है आपका 9.3, आपका कितना आएगा 51.3 FM। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल को बाहर निकलने के बाद भी
उसको 51.3 FM मतलब 10⁻15 मीटर तक उस पोटेंशियल को उसको क्या करना पड़ेगा, वो पोटेंशियल से रोकता रहेगा। इतनी दूर तक अगर वो चला गया उसके बाद वो अल्फा पार्टिकल क्या होगा, वहां से इमिट हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली न्यूक्लियर फिजिक्स के रेफरेंस से हमने इसको एग्जैक्टली फाइंड आउट किया। लेकिन अभी तक हमारे पास में ये आंसर हमें नहीं मिला कि ये पार्टिकल टनल क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका एनर्जी तो क्या है, इसका एनर्जी पोटेंशियल से कम है, उसके बावजूद भी ये निकल रहा है बाहर। इसका क्या हुआ कि वो हमारे क्लासिकल सिद्धांत को फेल कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि इतने बैरियर को पार करने के लिए उसे जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी ऊर्जा इसके पास है ही नहीं, फिर भी वो उसको पार कर रहा है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इस वाले स्ट्रक्चर को उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स में एग्जैक्टली देखा। तो देखो एग्जैक्टली आपको दिख रहा होगा, डायग्राम में दिख रहा होगा इस वहां पे उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि ये वाला इस प्रकार जो पोटेंशियल बना हुआ ना, असल में ये क्वांटम में रेक्टेंगल पोटेंशियल जो बैरियर होता है उस प्रकार का स्ट्रक्चर है। तो क्या अपन रेक्टेंगल पोटेंशियल बैरियर का जो क्वांटम मैकेनिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, क्या उसे हम यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं क्या? देखो फर्स्ट बार आपके ये जो तीनों साइंटिस्ट है ना, इन्होंने पहली बार ये सोचा और उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के इस टर्म को यहाँ पर अप्लाई किया। और उन्होंने क्या प्रोसीड्यूर किया, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पोटेंशियल रेक्टेंगल पोटेंशियल बैरियर के लिए जो कंडीशन है आपके पोटेंशियल की, ठीक है, वो अप्लाई करते हैं। उस पोटेंशियल कंडीशन से हमको फाइंड आउट होता है कि वहां तीन क्षेत्र बनते हैं, पहला वाला लेफ्ट साइड, दूसरा पोटेंशियल वाला और तीसरा आपका राइट साइड वाला। उस पोटेंशियल के लिए हम एक सबसे पहले क्या करते हैं, हम वहां पर श्रोडिंगर इक्वेशन से लिखते हैं। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन लिखने के बाद में उन तीनों क्षेत्र की श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालते हैं, दिख रहे हैं आपको। और उन सॉल्यूशंस के अंदर हम देखते हैं कि कुछ कांस्टेंट ए बी सी डी ई एफ आपके आ रहे हैं, उन कांस्टेंट को एग्जैक्टली हम सॉल्व करते हैं। उन सॉल्यूशन से हम क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को निकालने के बाद में हम क्या करते हैं, वो यूज क्या करते हैं, हम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकालने में यूज करते हैं। तो वो दिख रहे हैं दोनों आपको, उसके अंदर जो हम ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकालते हैं, कौन सी, इस वाली कंडीशन के लिए, उस कंडीशन के लिए ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की वैल्यू हमारी 0 नहीं आती है। ठीक है, तो एग्जैक्टली जो पूरा अभी मैंने आपको वर्बली बताया, ये एग्जैक्टली आपके इस लेक्चर के अंदर हमने डिटेल में स्टडी किया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस लेक्चर को कंप्लीटली देख लेना और जो फाइनल जो आउटकम है उसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ कुछ कंडीशंस लगा करके। वहां मैंने को अल्फा ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाली कंडीशन लगा करके और मैंने उसका फाइनल आउटकम फाइंड आउट किया है, दिख रहा होगा वो एग्जैक्टली आपका t इक्वल टू 16 e v0 माइनस e अपॉन आपका जो है वो कुछ जो v स्क्वायर का ऐसा कुछ आपको सॉल्यूशन दिखाई दे रहा होगा। तो उस सॉल्यूशन का यूज एग्जैक्टली मैं यहाँ करूंगा अल्फा पार्टिकल के डिसइंटीग्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। देखो एग्जैक्टली हम एग्जांपल लेते हैं किसका, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, कि ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला मिला है, क्या एग्जैक्टली वो हमारे अल्फा पार्टिकल डिसइंटीग्रेशन प्रूव करता है या नहीं करता है, और करता है तो उसके सॉल्यूशन किस प्रकार होंगे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल में हमारा जो v0 जो पोटेंशियल है हमारा, ठीक है, ये जो पोटेंशियल है हमारा वो एग्जैक्ट कितना है, 15 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट है। ठीक है, और एग्जैक्ट देखो वहां पर e मतलब जो आपके बैरियर की जो आपकी विड्थ है आपकी, ठीक है, वो एग्जैक्ट 0 से लेके 1 मतलब यहाँ पर आपने r मानी है, मैं यहाँ पर a मान लेता हूँ। ठीक है, वो कितनी है, 2 × 10⁻14 मीटर है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी अल्फा पार्टिकल जो हमारा आ रहा है, जो इमिट हो रहा है, उसकी जो एनर्जी वो कितनी है, 5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट है। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल का मास है वो कितना है, इतना है 6.64 × 10⁻27 kg है आपका। ठीक है, इस डाटा को एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, उस ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी के फैक्टर के अंदर एग्जैक्टली हम पुट करेंगे। देखो उसको गौर से देखना, वो जो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी का जो फैक्टर है वो असल में डिपेंड किस पे कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है एग्जैक्टली एक्सपोनेंशियल -2 अल्फा ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ देखो आपको एग्जैक्टली अल्फा की वैल्यू दिख रही होगी। ठीक है, ये एग्जैक्टली हम हमारे पिछले लेक्चर में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। देखो एग्जैक्टली सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस अल्फा को एग्जैक्टली हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मैंने डायरेक्ट उसको वैल्यूज को पुट किया है। ठीक है, वहां देखो एग्जैक्टली 2 है, मल्टीप्लाई किसका होगा, आपका जो मास है आपका किसका
अल्फा पार्टिकल मास है वो मैंने पुट कर दिया है, ठीक है। और आपका जो वहां पे 10 आ रहा है इसका मतलब क्या है, आपका जो पोटेंशियल है आपका उसमें से एग्जैक्ट मैंने अल्फा पार्टिकल एनर्जी को माइनस कर दिया है और सिंपली गुणा किसका किया है, आपका जो आपका आवेश होता है 1.6 10 टू पावर आपका -19 का, ठीक है, क्योंकि वो मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में है, ठीक है, इसलिए। और नीचे देखो एग्जैक्टली आपका h क्रॉस का स्क्वायर लिख दिया मैंने, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.05 × 10 टू पावर -34 होता है, उसका सिंपल स्क्वायर किया। एग्जैक्टली उस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू को मैंने फाइंड आउट कितना आता है 1.927 × 10 टू पावर 30, ठीक है। सिंपल रूट निकाल लिया मैंने, किसके लिए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो वो कितना आया 1.388 10 टू पावर 15, ठीक है, मतलब आपकी वैल्यू आई। अब क्या चाहिए, देखो मेरे मुझे वैल्यू पूरी चाहिए, मतलब 2 अल्फा ए का गुणा चाहिए, तो मैंने क्या किया 2 अल्फा ए का गुणा मतलब क्या 2 में लिखा, अल्फा का वैल्यू लिखा और ए मतलब कौन सा है हमारा एग्जैक्टली ये वाला ए जो आपका ना, ठीक है, इस वैल्यू को एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। फाइनल आंसर मुझे क्या मिला 55.53, ये मुझे आंसर मिला। मैंने क्या किया इस पूरी वैल्यू को यहाँ पुट किया, मतलब एक्सपोनेंशियल -55.53 किसके बराबर आया 7.649 × 10 टू पावर -25 के बराबर आया, ठीक है। देखो एग्जैक्टली ये वैल्यू हुआ वो भी -10 टू पावर -25 के बराबर आया। अब देखो हमारा जो फार्मूला है, ठीक है, उस फार्मूले में देखो, उस फार्मूले में मैंने एग्जैक्टली क्या किया है, वैल्यूज को पुट किया है। देखो दिख रहा है आपको एग्जैक्टली ये वाला वैल्यू पुट किया हुआ, आपको फार्मूला दिख रहा होगा, आप एक एक वैल्यू को एग्जैक्टली पुट करना, मैंने डायरेक्टली वैल्यूज को पुट कर रखा है। यहाँ देखो एग्जैक्टली इस वैल्यूज को पुट करके मुझे फाइनल जो आंसर मिलता है कितना मिलता है 2.72 × 10 टू पावर -24। ये हमें बताता है कि एग्जैक्टली ट्रांजिशन जो कोफिशिएंट है या जो ट्रांसमिशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो एग्जैक्टली इतनी आ रही है, ठीक है। अब इस न्यूमेरिकल नंबर मैथमेटिकल नंबर का फिजिकल मीनिंग क्या होगा वो हम देखते हैं कि क्या होगा कि द अबाउ कैलकुलेशन जो हमने कैलकुलेशन भी किया है वो शो दैट को देता है कि पार्टिकल हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ अबाउट 2.7, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 2.7 उसकी प्रायिकता है, ठीक है, इन 24 10 टू पावर 24 कोलिजन अगेंस्ट द बैरियर वॉल टू पेनिट्रेट थ्रू द बैरियर, यानी कि अगर अल्फा पार्टिकल 10 की घात 20 बार अगर कोलिजन करता है मतलब टक्कर करता है किससे, आपके न्यूक्लियस की दीवार से, तो उसके चांसेस कितने हैं कि 2.7 बार वो उस दीवार से पार हो सकता है, ये उसकी प्रायिकता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट देखो हमें यहाँ से ये तो मिला कि हमारा ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट 0 मतलब क्या है, पार्टिकल जो है अल्फा पार्टिकल वो एनर्जी कम होने के बावजूद भी क्या हो सकता है वहां से पार हो सकता है। अब देखो एग्जैक्टली हम इसको अगेन डिस्कस करते हैं एक रियल लाइफ की तरह, ठीक है। वो क्या होगा अल्फा डिसइंटीग्रेशन। सिंपल क्या सोचते हैं, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, अल्फा पार्टिकल को वन डायमेंशन ले लिया, सॉरी मतलब न्यूक्लियस को वन डायमेंशन में लिया कि यहाँ तो क्या था कि अल्फा पार्टिकल जो है वो केवल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बढ़ रहा था। हमने क्या किया, हमने न्यूक्लियस को दोनों तरफ ले लिया, मतलब पूरा न्यूक्लियस उसके अंदर अल्फा पार्टिकल इधर भी टकरा सकता है और इधर मतलब इस वाले सरफेस से टकरा सकता है और इस वाले सरफेस से भी टकरा सकता है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दोनों जो सरफेस है उसको मैंने पोटेंशियल की तरह मान लिया, ये x के इधर तरफ माइनस x की तरफ, ये आपका पॉजिटिव x की तरफ, मतलब पार्टिकल जो होगा वो इधर x टू x क्या करेगा आपका वॉल के ऊपर, मतलब इस पोटेंशियल पर कोलिजन मतलब टक्कर करेगा। तो इसको देखते हैं एग्जैक्टली क्या है कि उस जो न्यूक्लियस है उसकी रेडियस कितनी होती है, सिंपल 10 टू पावर -14 मीटर होती है एग्जैक्टली, मैंने डाटा ले लिया एग्जैक्टली यहाँ पर। अब देखो अल्फा पार्टिकल क्रॉस द न्यूक्लियस फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड विथ वेलोसिटी vn, मैंने मान लिया कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर v in मतलब नेक्स्ट उसके अंदर इस वेलोसिटी से अगर वो लेफ्ट और राइट यानी कि वो इस एंड से लेकर के इस एंड के बीच में क्या कर रहा है वो मोशन गति कर रहा है, ठीक है। एंड टाइम इस तय कर दो कितना टाइम लेगा, समय का सूत्र क्या सूत्र होता है आपका, दूरी बटा आपके चाल होता है आपका, मतलब टाइम t इक्वल टू क्या होगा दूरी कितनी तय कर रहा है वो, इधर भी r तय कर रहा है इधर भी r तय कर रहा है, दूरी कितनी हुई 2r हो गई, r प्लस r, तो 2r डिस्टेंस ट्रेवल करता है और वेलोसिटी क्या आपका v इन वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसे सिंपल अपन टाइम निकाल सकते हैं। देखो टाइम 2 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है आपका 10 टू पावर -14 है, मैंने यहाँ पुट कर दिया। वेलोसिटी जो है ये मैंने डायरेक्ट पुट किया है, जो आपका एक्सपेरिमेंटल जो हमें मिला है वो मैंने क्या लिखा है 1.552 10 टू पावर 7, ये उसकी वेलोसिटी होती है। इन वैल्यूज को पुट करने में आंसर क्या मिला 1.288 into 10 to power -21 सेकेंड, मतलब कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर एक चक्कर पूरा करने में
10 टू पावर माइनस 21 सेकंड लेता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली 1 सेकंड में वो कितने चक्कर काटेगा, तो सिंपल क्या करेंगे, अपना आवर्तन निकालेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, n इक्वल टू 1/t, ठीक है, 1/t हो जाएगी, और तो जाएगी उसको एग्जाम में 1/t किया, तो आंसर कितना है 7.76 10 टू पावर 20 पर सेकंड। मतलब क्या हुआ कि वो 1 सेकंड में 7.76 इंटू 10 टू पावर 20 10 की घात 20, या अगर इसको आप राउंड ऑन करो अगर, तो लगभग 10 की घात 21, यानी कि वो न्यूक्लियस के अंदर 1 सेकंड में 10 की घात 21 बार वो इस और इस दीवार से क्या होता है, वो टकराता है, तो ही वो अल्फा पार्टिकल उस सरफेस से पार हो सकता है। तो देखो एग्जैक्टली हमारे इस कैलकुलेशन का जो फाइनल रिजल्ट है हमारा, वो रिजल्ट क्या है कि अगर अल्फा पार्टिकल इस सरफेस से पार होने के लिए लगभग 10 की घात 21 बार न्यूक्लियस के सरफेस से टकराना होगा, यानी कि अगर ये न्यूक्लियस के सरफेस है अगर, तो इनके बीच में अगर अल्फा पार्टिकल लगभग 10 की घात 21 बार 1 सेकंड में टकराता है, तब कोई एक प्रायिकता बनती है कि वो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के सरफेस को पार करके वहां से निकल जाए, या उस टनल बन करके वहां से निकल जाए। तो एग्जैक्टली इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, टनलिंग इफेक्ट कहते हैं। तो देखो एग्जैक्टली आज के इस हमने कंप्लीट इंपॉर्टेंट लेक्चर में क्या पढ़ा, हमने अल्फा पार्टिकल के डिसइंटीग्रेशन की जो क्वांटम थ्योरी है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन को हमने पढ़ा। थैंक यू।